हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम संदीप गर्ग क्लास 12th इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सेक्शंस 4.6 और 4.7 में दी गई आइटम्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे कि क्यों वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती हैं या फिर एक्सक्लूड की जाती हैं। ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे ज़रूर देखें, जहां मैंने डिफरेंट आइटम्स को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम्स में कैसे ट्रीट करना है उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरे अब तक के सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में नॉर्मली एक एक नंबर की ऐसी 3 या 4 आइटम्स दी जाती हैं जिससे हमें ये बताना होता है कि क्या ये आइटम्स नेशनल या फिर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती हैं या फिर नहीं। ध्यान रहे आंसर के साथ आपको उसके शामिल होने या ना होने का रीज़न भी लिखना होता है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसी कुछ आइटम्स हमें इस चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चन बैंक में भी मिलेंगी, जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अब वैसे तो इन सभी आइटम्स के नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, पर मैं आपको थोड़ी डिटेल में इन्हें समझाऊंगा ताकि आपको ये सभी आइटम्स क्लियर हो जाएं। अब सेक्शन 4.6 में हमें ये बताना है कि ये दी गई आइटम्स नेशनल इनकम में शामिल की जाएंगी या फिर नहीं। अब इनमें से ज़्यादातर आइटम्स अगर नेशनल इनकम में शामिल होंगी तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल होंगी, और अगर वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होंगी तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल नहीं होंगी। सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाली आइटम्स ही कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जो सिर्फ नेशनल इनकम में ही शामिल होंगी, और अगर कोई आइटम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की है तो फिर वो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में ही शामिल होंगी। ये पॉइंट हम डिटेल में लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब पहली आइटम है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। अब ये आइटम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होंगी एक्सपेंडिचर मेथड से। हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंज्यूमर हाउस होल्ड जो सिर्फ एक कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है वो होती है नए घर की कंस्ट्रक्शन या फिर उसकी परचेज। बाकी सभी एक्सपेंडिचर जो एक कंज्यूमर हाउस होल्ड करता है उसे हम उसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस को हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करेंगे और उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। अगली आइटम है विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज और क्रॉसवर्ड और कंटेस्ट्स और अदर विंडफॉल गेन्स। अब हम ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी प्रकार के विंडफॉल गेन्स नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऐसी इनकम्स किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले नहीं कमाई जाती है और ना ही इनसे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ता है। आइटम नंबर 3 है इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां दिया गया है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर, यानी कि एक ट्रेडर के पास कुछ गुड्स पड़े हैं और किसी वजह से उन गुड्स के प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किराना शॉप के पास शुगर का स्टॉक है और सडनली मार्केट में शुगर की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे इस आइटम के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल गेन का एग्जाम्पल है जहां बिना ट्रेडर की मेहनत से उसके स्टॉक्स के प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया है। ऐसे इंक्रीमेंट से गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होती कि इंक्रीज इन स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर, तब हम उसे इस ट्रेडर की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मानते और उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल करते। आई होप आपको दोनों स्टेटमेंट्स के बीच के डिफरेंस समझ आ गया होगा।
पॉइंट नंबर 4 है नेशनल डेट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। अब ये वाला पॉइंट भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। गवर्नमेंट जो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेती है उसे हम नेशनल डेट या फिर पब्लिक डेट कहते हैं, और उस पे दिए गए इंटरेस्ट को नेशनल डेट इंटरेस्ट या फिर पब्लिक डेट इंटरेस्ट कहा जाता है। और क्योंकि हम नेशनल इनकम में सिर्फ उसी इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिए गए लोन पे दिया जाता है, इसीलिए हम नेशनल डेट इंटरेस्ट को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट प्रोडक्टिव नहीं बल्कि कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए गए लोन पे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। अब हम इस आइटम को इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे, क्योंकि ये रेंट फ्री हाउस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का एग्जाम्पल है जो कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा होती हैं। पॉइंट नंबर 6 है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब इस आइटम को हम नेशनल इनकम में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, पर इसे हम डोमेस्टिक इनकम में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का एग्जाम्पल है। हम इसे डोमेस्टिक इनकम में इसीलिए शामिल करेंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, पर हम इसे नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ये एक नॉन रेजिडेंट ने कमाई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। अगेन हमने इस पॉइंट को डिटेल में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 7 है परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट्स और फूड परचेज बाय अ फॉरेन टूरिस्ट एट अ होटल इन न्यू दिल्ली। अब इस आइटम को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स में इसे इंक्लूड किया जाएगा। इस पॉइंट को भी हमने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। पॉइंट नंबर 8 है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया। अब ये आइटम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल होगी, पर यहाँ पे संदीप गर्ग ने इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड तो किया है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा है, इसीलिए इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन गलत है, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जिस पे इंडियन रेजिडेंट्स द्वारा रेंट कमाया गया है इंडिया में ही सिचुएटेड हैं। इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये रेंट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाया गया है। हाँ, अगर ये बिल्डिंग किसी फॉरेन एम्बेसी को किराए पे दी गई होती तो फिर ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होती, क्योंकि फिर ये बिल्डिंग इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होती। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है कि ये आइटम इनकम मेथड से नेशनल इनकम में भी शामिल की जाएगी और डोमेस्टिक इनकम में भी। ये एक नॉर्मल फैक्टर इनकम है जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से एक नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। पॉइंट नंबर 9 है पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म और एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट्स ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हमें ये आइटम एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई है, इसीलिए हम इसका आंसर भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखेंगे। यहां पर फर्म अपने सीए या फिर लॉयर को फीस दे रही है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीस उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जिसे हम उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करके उसकी वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया गया होता फीस अर्न्ड बाय अ लॉयर और अ सीए, तो फिर हम इसे इनकम मेथड से डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल करते,
क्योंकि ये उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल होता। हम इस पॉइंट को थोड़ी और डिटेल में समझेंगे जब हम पॉइंट नंबर 19 को कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 10 है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर और फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइडेड टू अ डोमेस्टिक सर्वेंट। अब इन दोनों आइटम्स को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे क्योंकि ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का एग्जाम्पल है जो कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा होती है। पॉइंट नंबर 11 है गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि सभी प्रकार के गिफ्ट्स ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल होते हैं, इसीलिए हम इन आइटम्स को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्रकार की ट्रांसफ़र इनकम है जिनके बदले इनका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। पॉइंट नंबर 12 है प्रॉफिट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम इट्स केमिकल्स बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट होगी जिसने ये प्रॉफिट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कमाया है। हम इसे नेशनल इनकम में तो शामिल करेंगे पर इसे हम डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्टर इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से नहीं कमाई गई है। पॉइंट नंबर 13 है सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब रशियन एम्बेसी जो इंडिया में सिचुएटेड है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगी, यानी कि जो इंडियन रेजिडेंट इस एम्बेसी में काम करते हैं और अपनी सैलरी अर्न करते हैं वो ये सैलरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमा रहे हैं, यानी कि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल होगा। इसीलिए ये नेशनल इनकम में तो शामिल होगी क्योंकि इसे एक इंडियन रेजिडेंट ने कमाया है, पर ये डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगी क्योंकि ये इनकम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई गई है। पॉइंट नंबर 14 है सब्सिडाइज्ड लंच सर्व टू वर्कर्स इन अ फैक्ट्री और फर्म इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली। अब ये दोनों आइटम्स वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का एग्जाम्पल है जिन्हें एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के अलावा देता है। ये सभी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा होती हैं और इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल की जाती हैं। पॉइंट नंबर 15 है ओल्ड एज पेंशन। अब इसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल है जिसे गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को देती है और जिसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। ओल्ड एज पेंशन उसके रिसीवर को इसीलिए मिलती है क्योंकि अब वो काम करने की एज को क्रॉस कर चुका होता है और उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसे ये ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। हाँ, अगर यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन की जगह रिटायरमेंट पेंशन दिया गया होता तो फिर हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा होती है। ये एक किस्म की डेफर्ड सैलरी होती है जो कि एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसीलिए ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन के बीच के डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 16 है ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय अ हाउस होल्ड और परचेज ऑफ कार बाय अ हाउस होल्ड। अब इस आइटम को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होते हैं। ध्यान दें, कंज्यूमर हाउस होल्ड द्वारा परचेस्ड कोई भी गुड हो, भले ही वो बिस्कुट का पैकेट हो या फिर कोई हाई एंड कार हो, उसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा मानते हैं। सिर्फ नया घर ही एक ऐसा एसेट होता है जो हाउस होल्ड द्वारा किया गया कैपिटल फॉर्मेशन होता है और जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करके नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। पॉइंट नंबर 17 है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड। अब ये भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा है।
इंडियन बैंक इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है और उसने ये प्रॉफिट इंडिया के बाहर कमाया है, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, पर हम इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्टर इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई गई है। पॉइंट नंबर 18 है अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। अब हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शेयर्स की सेल और परचेज को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस सेल और परचेज से एक इकॉनमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, इन शेयर्स की ओनरशिप की वजह से इसके शेयर होल्डर को जो डिविडेंड की कमाई होगी उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है और हम जानते हैं कि प्रॉफिट एक फैक्टर इनकम होती है। पॉइंट नंबर 19 है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय अ फर्म और कमोडिटीज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। अब इस किस्म के खर्चे एक कंपनी की बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कहेंगे और उसे हम उस कंपनी की वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करके उस कंपनी की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए हम इन आइटम्स को ना तो नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। हम किसी भी फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि उसकी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, सिर्फ उसे ही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। उसके बाकी सभी खर्चे उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है जिसे हम उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं। इसीलिए हम इन आइटम्स को ना तो नेशनल और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 20 है रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। अब हम इसे भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये लैंड जो कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये नेचर का फ्री गिफ्ट होता है, ना कि कोई प्रोड्यूस्ड गुड। और वैसे भी लैंड की रीसेल को हम सेकेंड हैंड गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे और हम जानते हैं कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं की जाती हैं। पॉइंट नंबर 21 है फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड बाय फ्लड विक्टिम्स। अब हम इसे ना तो नेशनल इनकम में और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है। इस फाइनेंशियल हेल्प के बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं देगा। पॉइंट नंबर 22 है परचेज ऑफ अ मशीन बाय अ फैक्ट्री और परचेज ऑफ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर। अब इन्हें हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे क्योंकि चाहे कोई फैक्ट्री मशीन खरीदे या फिर कोई टैक्सी ड्राइवर टैक्सी खरीदे, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है और एक्सपेंडिचर मेथड से इंक्लूड किए जाएंगे। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा किया गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल होगा। हाँ, अगर एक हाउस होल्ड कोई कार या फिर कोई मशीन जैसे कि सुइंग मशीन या फिर वॉशिंग मशीन खरीदता, हम तब भी उसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते, पर तब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का नहीं बल्कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर नए घर को छोड़ के जो कोई भी गुड खरीदता है वो कंजम्पशन गुड माना जाता है। पॉइंट नंबर 23 है रॉयल्टी। अब ये एक फैक्टर इनकम है, इसीलिए हम इसे इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 24 है कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और ब्रोकरेज पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अब हम जानते हैं कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज या फिर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स की सेल और परचेज नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं की जाती है, पर इनकी सेल और परचेज को जो ब्रोकर या कमीशन एजेंट फैसिलिटेट करता है और उसके बदले वो जो कमीशन या ब्रोकरेज कमाता है, उसे हम उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले कमाई गई फैक्टर इनकम कहेंगे और इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब यहाँ पे एक इंडियन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है और उस पर डिविडेंड कमाता है। अब हम जानते हैं कि डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसीलिए वो एक फैक्टर इनकम हुई। और क्योंकि इसे ये इंडियन रेजिडेंट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमा रहा है, क्योंकि ये एक फॉरेन कंपनी है, इसीलिए ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल हुआ। इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया है। पर हम इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई गई है। हाँ, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई होती, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन अ इंडियन कंपनी, तो फिर हम इसे डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल करते, क्योंकि अब यह इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाई गई होती। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट और मिल्क परचेज्ड बाय अ स्वीट शॉप टू मेक मिल्क केक और एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। अब यहाँ पे ये तीनों प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जो रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं अपने यहाँ पे होने वाली प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए। यानी कि ये सब गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ना तो नेशनल इनकम में शामिल होती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल गुड में ऑलरेडी मर्ज हो गई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग्स ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हैविंग अ क्लिनिक एट हिज ओन रेजिडेंस। अब इस आइटम को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का एग्जाम्पल है और इसे इनकम मेथड से इंक्लूड किया जाएगा। अगला पॉइंट है मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब हम इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज से कमाई इनकम को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उस साल की नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल हो चुकी होती है जिस साल ये गुड पहली बार बिके थे। इन्हें दोबारा शामिल करने से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाती है। अगला पॉइंट है इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। अब हमने इस पॉइंट को अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। हम सभी प्रकार की फैक्टर सर्विसेज, भले ही वो लैंड हो या लेबर हो या फिर कैपिटल हो, अगर उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद की सर्विस में यूज़ करते हैं तो उनकी इंप्यूटेड वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। यहाँ हम इंप्यूटेड रेंट को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो सर्विस एक किराए का घर अपने किराएदार को देता है, वही सर्विस एक खुद का घर भी अपने मालिक को देता है। पॉइंट नंबर 30 है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर और वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फोरगोन ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब यहाँ हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा मानेंगे अंडर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, और इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान दीजिए, अगर एक एम्प्लॉय अपने खुद की प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो फिर उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन वो अपनी सैलरी से ही करेगा और सैलरी को हम ऑलरेडी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर चुके होते हैं अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब अलग से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करने से एक एंट्री को दो बारी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे उसकी ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फोरगोन ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। यानी कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई लोन दिया और उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया।
अब ये एक किस्म की वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का हिस्सा होगी, क्योंकि एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी उस एम्प्लॉयर के यहाँ काम करने के बदले में मिल रही है। इसीलिए हम इसे भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। अब हमने इनकम मेथड में ये पढ़ा है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 हिस्से होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे दी गई आइटम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की तीसरी कैटेगरी यानी कि कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर के अंडर नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी दी गई आइटम यानी वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फोरगॉन ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की दूसरी कैटेगरी यानी कि वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के अंडर नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। अब एग्जाम में आपको इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया है। आप सिंपली अपने आंसर में ये लिखिए कि क्योंकि ये आइटम्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा होती हैं, इसीलिए इन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 31 है वीट ग्रोन बाय अ फार्मर बट यूज्ड एंटायरली फॉर फैमिलीज कंजम्पशन। अब यहाँ पे फार्मर वीट उगाता है पर उसे मार्केट में बेचने की जगह खुद कंज्यूम कर लेता है। अब इस वीट को उगाने के लिए फार्मर ने रॉ मटेरियल जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि यूज़ की होगी। साथ में उसने इसके लिए घर वालों की लेबर या फिर बाहर से लेबर बुला के यूज़ किया होगा, जिसके बदले उसने बाहर से बुलाई लेबर को वेजेस भी दी होंगी। अगर खुद की लेबर लगाई होगी तो उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इस फार्मर की वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि उसके उगाए गए अनाज की वैल्यू होगी। साथ में हम उसके द्वारा की गई इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम इस फार्मर की वैल्यू एडिशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इस फार्मर द्वारा उगाए गए अनाज की वैल्यू को वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए अनाज की प्रोडक्शन से इकॉनमी में हुए गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। ऐसी प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 32 है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसे हम ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए हम इस आइटम को एक्सपेंडिचर मेथड से डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 33 है कमीशन रिसीव्ड बाय अ डीलर फ्रॉम द बायर एंड सेलर ऑफ अ हाउस। अब हम इस पॉइंट को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कमीशन या ब्रोकरेज को हम प्रोडक्टिव सर्विस देने के बदले मिली फैक्टर इनकम कहते हैं और उसे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये घर जो बिक रहा है वो फर्स्ट हैंड है या फिर सेकेंड हैंड। हाँ, अगर ये घर पहली बार बिका है तो हम इसकी वैल्यू को भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, पर अगर ये घर दोबारा बिका है तो फिर हम इसे सेकेंड हैंड गुड मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, इस पे कमाई गई ब्रोकरेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नया घर है या फिर पुराना घर। पॉइंट नंबर 34 है ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन अ किचन गार्डन ऑफ द हाउस। अब हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ रखा है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो घर के अंदर की जाती है हॉबी की तरह और जिसका मेन एम इनकम कमाना नहीं होता है, उसे हम नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस कहते हैं और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करते हैं। किचन गार्डनिंग भी ऐसा ही एक्टिविटी है,
इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एक किसान अपने खेत में करता तब हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते। अब भले ही वो फार्मर इन वेजिटेबल्स को खुद कंज्यूम करता या फिर मार्केट में बेच देता। पॉइंट नंबर 35 है सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर। अब ये भी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है क्योंकि ये भी घर के अंदर की जाती हैं और जिसका मेन एम इनकम कमाना या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करना नहीं होता है। इसीलिए हम इसे भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 36 है एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशनल सर्विसेज और एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटनिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रकार की सर्विसेज गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। इन्हें हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि GFCE का हिस्सा मानेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। ये सभी गवर्नमेंट की इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, पर अनलाइक बाकी सभी इंटरमीडिएट कंजम्पशंस जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर करता है और जिन्हें हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा की गई इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा मानते हैं और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं। पॉइंट नंबर 37 है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एन हाउस होल्ड और फीस रिसीव फ्रॉम अ स्टूडेंट। अब यहां आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। यहां इंश्योरेंस प्रीमियम एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक हाउस होल्ड पे कर रहा है। अब अगर ये प्रीमियम एक एम्प्लॉय पे करता तो हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में अलग से शामिल नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये प्रीमियम अपनी सैलरी से ही पे करता, जिसे हम ऑलरेडी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल कर चुके होते हैं अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इस एक्सप्लेनेशन को हम पॉइंट 79 में भी कवर करेंगे। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम एक कंज्यूमर हाउस होल्ड पे कर रहा है और हमने ये पढ़ा है कि कंज्यूमर हाउस होल्ड द्वारा किया गया सभी प्रकार का एक्सपेंडिचर सिर्फ एक नए घर की परचेज को छोड़कर उसकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि PFCE का हिस्सा होता है और उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एन हाउस होल्ड को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे क्योंकि ये PFCE का हिस्सा होगा। इसी तरह स्टूडेंट भी कंज्यूमर हाउस होल्ड का हिस्सा होता है। उसके द्वारा किया गया फीस पे एक्सपेंडिचर भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 38 है मिनरल वेल्थ ऑफ अ नेशन। अब मिनरल वेल्थ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, इसीलिए हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनकम्स का एस्टिमेशन एनुअली यानी कि सालाना होता है। हाँ, पर जो भी मिनरल वेल्थ किसी भी साल में नेचर से एक्सट्रैक्ट की जाती है उसकी वैल्यू को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में वैल्यू एडेड मेथड से शामिल करेंगे। ये प्राइमरी सेक्टर द्वारा की गई वैल्यू एडिशन का एग्जाम्पल होगा। पॉइंट नंबर 39 है वैल्यू ऑफ वुड परचेज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग टेबल और एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाय अ स्कूल कैंटीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय अ फर्म और एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। अब हमने चैप्टर 2 में यह पढ़ रखा है कि इंटरमीडिएट गुड या तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं या फिर फिनिश गुड्स के रूप में रीसेलिंग के लिए यूज होते हैं। हम इन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू में मर्ज हो जाती है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ वुड जो रॉ मटेरियल के रूप में टेबल को बनाने के लिए यूज होगा या फिर इंजन ऑयल जो कि एक कार सर्विस स्टेशन
कार्स की सर्विस करने के दौरान यूज़ करेगी, ये दोनों रॉ मटेरियल के एग्जाम्पल हैं जिनकी वैल्यू उनके द्वारा बनाए गए फिनिश गुड्स की वैल्यू में मर्ज हो जाएगी। इसीलिए हम इन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब जो कोल्ड ड्रिंक्स एक स्कूल की कैंटीन खरीदती है वो उसे आगे अपने कस्टमर्स को रीसेल करेगी, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक आइटम दी गई है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय अ फर्म, तो ये भी इस फर्म का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा। अब एक फर्म जितने भी एक्सपेंसेस करती है अपने यहाँ होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे, अब भले ही वो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग पे किया गया एक्सपेंडिचर हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे किया गया एक्सपेंडिचर हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे किया गया एक्सपेंडिचर हो, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इत्यादि पे किया गया एक्सपेंडिचर हो, ये सभी एक्सपेंडिचर इस फर्म के इंटरमीडिएट कॉस्ट होती हैं जिसे हम उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं उस फर्म की वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए हम इन एक्सपेंसेस को भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट 19 की एक्सप्लेनेशन में समझाया था, हम एक प्रोड्यूसिंग यूनिट की सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। सभी प्रकार के इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी मर्ज कर चुके होते हैं, इसीलिए उन्हें अलग से कंसिडर नहीं किया जाता है। इन इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को हम इस फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं, जिससे हमें उस फर्म की वैल्यू एडिशन का फिगर मिलता है और इस वैल्यू एडिशन को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। पॉइंट नंबर 40 है परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री। यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स एक फैक्ट्री यानी कि एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है, और हम जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स ही खरीदता है जो या तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या फिर कैपिटल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स तो प्रोडक्शन में यूज्ड अप हो जाते हैं। अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में दिए गए गुड्स इस फैक्ट्री में इंस्टॉल हो रहे हैं, इसीलिए ये गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाएंगे, और हम जानते हैं कि कैपिटल गुड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होता है। इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 41 है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स और पेमेंट ऑफ डेथ ड्यूटी। अब हमने लास्ट वीडियो में यह पढ़ा है कि सभी प्रकार के टैक्सेस और ड्यूटीज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स का एग्जाम्पल होती हैं जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को देती हैं। इन्हें हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बदले गवर्नमेंट इन टैक्सेस के पेयर्स को कोई प्रोडक्टिव सर्विस देने की प्रॉमिस नहीं करती है। पॉइंट नंबर 42 है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये भी कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है जो पब्लिक गवर्नमेंट को देती है। इसके बदले गवर्नमेंट कोई काम करने का प्रॉमिस नहीं करती है, इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 43 है सैलरीज पेड टू रशियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। अब हम जानते हैं कि इंडियन एम्बेसी जो रशिया में है या फिर दुनिया के किसी भी कंट्री में सिचुएटेड होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। अब यहाँ पे सैलरी एक रशियन सिटीजन अर्न कर रहा है जो ऑब्वियसली हमारे देश का तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, यानी कि ये सैलरी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट अर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। पर क्योंकि ये सैलरी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, इसीलिए ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। इसे हम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का एग्जाम्पल कहेंगे। पॉइंट नंबर 44 है कैपिटल गेन्स टू इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पर डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ता है।
अब भले ही वो फाइनेंशियल एसेट्स की सेल या परचेज पे कमाया गया कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो, या फिर फिक्स एसेट्स की सेल पे कमाया गया कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो। पॉइंट नंबर 45 है, हरीश वर्क्स इन यूएसए एंड सेंड्स मनी टू हिज फैमिली इन इंडिया। अब ऐसी ट्रांजैक्शन को हम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे और पीपल टू पीपल ट्रांसफर इनकम या फिर ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा मानेंगे। अब क्योंकि इस इनकम के बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देगा, इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 46 है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अब ये एक कैपिटल लॉस का एग्जाम्पल है जहां पे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होगी ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। अब भले ही वो अर्थक्वेक हो या फिर आग लगने से हो या फिर साइक्लोन इत्यादि से हो। और हम ये जानते हैं कि ना तो कैपिटल लॉस और ना ही कैपिटल गेन को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाता है, क्योंकि ऐसे गेन्स या लॉसेस नॉर्मल प्रोडक्शन के दौरान नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 47 है, HP यूजेस इट्स ओन न्यू लैपटॉप्स इन इट्स ऑफिस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब जैसे एक फार्मर अपने खुद का उगाया अनाज खुद ही कंज्यूम करता है, वैसे ही यहाँ पर HP कंपनी अपने खुद के बनाए लैपटॉप्स को खुद यूज कर रही है। ये भी प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन का एग्जाम्पल है और इसे भी हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि इन गुड्स की प्रोडक्शन से एक इकॉनमी की ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। हम इन लैपटॉप्स की एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 48 है, परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय प्रोडक्शन यूनिट। अब यहां पे एक प्रोड्यूसर ट्रक को खरीद रहा है अपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब हम जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स ही खरीदता है और वो गुड्स या तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या फिर कैपिटल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल की तरह प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं, जहां वो अपनी शेप और साइज खो देते हैं और फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाते हैं, या फिर वो गुड्स आगे रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कैपिटल गुड्स सालों साल प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं बिना अपनी शेप और साइज को खोए। इन गुड्स की वैल्यू में साल दर साल डेप्रिसिएशन भी होता है। अब यहां पे खरीदा गया ट्रक इंटरमीडिएट गुड तो हो नहीं सकता, यानी कि ये कैपिटल गुड होगा जो सालों साल ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा बिना अपनी शेप और साइज गवाए, और इसकी वैल्यू भी हर साल डेप्रिशिएट करेगी। अब हम ये जानते हैं कि सभी प्रकार के कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होते हैं। इसीलिए हम इस आइटम को एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 49 है, डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय गवर्नमेंट। अब अगर आपने मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताया था, जो कि था इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट प्लस डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो भी बाहर से डायरेक्ट परचेजेस करती है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल होगा। पॉइंट नंबर 50 है, अर्निंग फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब इन मैकडॉनल्ड्स बाय अ स्टूडेंट। अब यहां पे एक स्टूडेंट मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब करता है, तो उसके द्वारा कमाई गई सैलरी एक फैक्टर इनकम होगी, जिसे हम इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्टूडेंट मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब करता है या फिर फुल टाइम जॉब। पॉइंट नंबर 51 है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव।
अब यहाँ पे एक व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है जो उसे उसके किसी रिलेटिव से इनहेरिट हुई है, यानी कि उससे किसी रिलेटिव से वो प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेकेंड हैंड गुड्स हुई जिसकी ओनरशिप दूसरी बार ही बदल रही है। अब हम जानते हैं कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, अगर ये सेल परचेज किसी प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर के जरिए हुई है तो ये प्रॉपर्टी डीलर जो इस सेल और परचेज पे कमीशन या ब्रोकरेज कमाएगा उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये उसे उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले मिली है। इस सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 52 है एंटरटेनमेंट अलाउंस टू एन एम्प्लॉय फॉर एंटरटेनिंग बिजनेस गेस्ट्स। अब यहाँ पे एक फर्म अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रही है अपने बिजनेस गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया पैसा वापस बिजनेस के लिए ही यूज हो रहा है, यानी कि ये इस फर्म का एक किस्म का बिजनेस एक्सपेंस हुआ। अब हम जानते हैं कि सभी प्रकार के बिजनेस एक्सपेंसेस उस फर्म के इंटरमीडिएट कॉस्ट होती हैं जिन्हें हम उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं। इसीलिए हम इस एंटरटेनमेंट अलाउंस को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ आप एक बात को ध्यान से समझें। अब अगर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता उस एम्प्लॉय के खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का एग्जाम्पल होता और तब हम इसे इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल करते। पॉइंट नंबर 53 है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी और सेल ऑफ बॉन्ड्स बाय अ कंपनी और परचेज ऑफ शेयर्स बाय अ डोमेस्टिक फर्म। अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इत्यादि की सेल और परचेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं और उस पे कमाए गए प्रॉफिट या लॉस को भी शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स सिर्फ फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं जिनकी सेल और परचेज से उनकी ओनरशिप ही चेंज होती है। इस सेल परचेज से इकॉनमी में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर दी गई इन तीनों ट्रांजैक्शंस को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 54 है गुड्स लाइंग विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मेरा आंसर यहां पे संदीप गर्ग से थोड़ा डिफरेंट होगा। अब अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाले सेक्शन में प्रोडक्शन बाउंड्री के कंसेप्ट को समझाया था, जो कि एक किस्म की इनविजिबल लाइन होती है अराउंड प्रोडक्शन सेक्टर। अब जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें वैल्यू एडिशन होता रहता है। और जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं तो उनमें वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाता है, तब वो गुड्स फाइनल गुड्स बन जाते हैं। यानी कि जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे और हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। पर अब कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर तो रहते हैं पर उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। ऐसे गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म को बेचती है। और हम ये भी जानते हैं कि सभी प्रकार के कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं, यानी कि वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं पर जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर
ये गुड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स हुए तो हम इनकी वैल्यू को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पर अगर ये गुड्स एक कैपिटल गुड्स हुए तो फिर हम इनकी वैल्यू को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी प्रकार के कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। पॉइंट नंबर 55 है मनी रिसीव्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स वर्किंग अब्रॉड। अब ये वाली आइटम पॉइंट नंबर 45 जैसा है, इसको भी हम रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे और ये ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करेगा, इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 56 है डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे एक फॉरेनर के पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं जिस पे वो डिविडेंड अर्न कर रहा है। अब हम जानते हैं कि डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इसीलिए ये भी फैक्टर इनकम हुआ। अब क्योंकि ये डिविडेंड कोई नॉन रेजिडेंट कमा रहा है, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम को ही शामिल करते हैं। पर क्योंकि ये इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाई जा रही है, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही ऑपरेट कर रही होगी, इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। ये फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का एग्जाम्पल होगा। पॉइंट नंबर 57 है सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस। अब इसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड होगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी उस साल की डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल हो गई होगी जिस साल ये घर नया नया बन के पहली बार बिका था। पॉइंट नंबर 58 है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस और परचेज ऑफ हाउस बाय द टेनेंट और परचेज ऑफ रेंटेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द फैक्ट्री ओनर। यहां हम इन तीनों आइटम्स को अलग अलग समझते हैं। पहला है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस। अब अगर सेल ऑफ ओल्ड हाउस नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं की जाती है तो ऑब्वियसली परचेज ऑफ ओल्ड हाउस भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं की जाएगी। हाँ, अगर यह सेल परचेज किसी ब्रोकर के थ्रू होती है तो उसके द्वारा कमाई गई ब्रोकरेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, पर इस ओल्ड हाउस की सेल और परचेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। वजह सिंपल है, जब ये हाउस नया नया बन के बिका होगा तो ये उस साल की डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। अब बाकी दो आइटम्स है परचेज ऑफ हाउस बाय द टेनेंट और परचेज ऑफ रेंटेड फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द फैक्ट्री ओनर। अब यहां पर बाय द फैक्ट्री ओनर की जगह होना चाहिए फ्रॉम द फैक्ट्री ओनर, यानी कि इन दो आइटम्स में भी एक किराएदार ने अपने लैंडलॉर्ड से किराए की प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो ये भी सेकेंड हैंड गुड्स की एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि यहाँ भी इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक से ज़्यादा बार बदलेगी, इसीलिए हम इन्हें भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 59 है इंश्योरेंस मनी रिसीव फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री ड्यू टू फायर। अब इंश्योरेंस मनी मिलने को हम ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे, क्योंकि इसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करेगा, इसीलिए हम इसे भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। यहां हम डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री ड्यू टू फायर को भी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल लॉस का एग्जाम्पल होगा। अब पॉइंट नंबर 60 और 61 दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं। अब पॉइंट नंबर 60 में हमें 4 आइटम्स दी गई हैं, हम इन्हें अलग अलग समझते हैं। ये 4 आइटम्स हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक। अब हमने इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में ये पढ़ा है
कि सिर्फ उसी इंटरेस्ट को फैक्टर इनकम माना जाता है जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए गए लोन पे दी जाती हैं। यानी कि अगर कोई लोन कंजम्पशन के लिए लिया गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंज्यूमर गुड की परचेज पे लिया गया है, तो हम उस पे दिए गए इंटरेस्ट को फैक्टर इनकम नहीं मानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि कंज्यूमर हाउस होल्ड सिर्फ एक घर को छोड़कर बाकी सभी एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स पे करता है। यानी कि अगर एक कंज्यूमर हाउस होल्ड को इंटरेस्ट देता है तो हम उसे फैक्टर इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट वो कंजम्पशन पे लिए गए लोन पे दे रहा है। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स ही खरीदते हैं, यानी उनके द्वारा लिया गया लोन हमेशा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही लोन लिया गया माना जाएगा। इसीलिए उनके द्वारा दिया गया लोन पे इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। हाँ, पर अगर कोई एक फर्म किसी दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म्स इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट में से देती हैं और हम उनके द्वारा कमाए प्रॉफिट को ऑलरेडी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर चुके होते हैं। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो इंटरेस्ट के रूप में एक फर्म दूसरे फर्म को देगी, उसे दोबारा इंक्लूड करने से नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी का तीसरा सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इंटरेस्ट पेमेंट करता है। यहां पे हम गवर्नमेंट सेक्टर को जनरल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिवाइड करेंगे। अब जनरल गवर्नमेंट, जिसका मकसद पब्लिक वेलफेयर होता है, पब्लिक डेट या फिर नेशनल डेट पे इंटरेस्ट देती है। हम नेशनल डेट या पब्लिक डेट के कंसेप्ट को ऑलरेडी पॉइंट नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऐसा लोन कंजम्पशन पर्पस के लिए लेती है और इसीलिए इस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम नहीं कंसिडर करते हैं और ना ही उसे नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। अब जो गवर्नमेंट द्वारा रन कंपनीज होती हैं, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs कहते हैं, उनका मेन एम पब्लिक वेलफेयर के साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है। ऐसी कंपनीज को हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर का ही हिस्सा मानेंगे और उनके द्वारा लिए गए लोन को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया लोन मानेंगे। इसीलिए उस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम फैक्टर पेमेंट मानेंगे और उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। आइए इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके हम पॉइंट नंबर 60 और 61 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 60 की पहली आइटम है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स। अब ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि बैंक्स जो भी डिपॉजिट्स लेते हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोन होगा, उसका मेजर पोर्शन वो आगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देंगे, जो उसे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेगा। इसलिए उस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम कहेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट फर्म। अब हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट फर्म्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेती हैं, इसीलिए उस पे दिए गए इंटरेस्ट को भी हम फैक्टर इनकम मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। नेक्स्ट आइटम है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म। अब फर्म्स जो भी लोन लेती हैं वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। इस लोन से या तो वो इंटरमीडिएट गुड्स खरीदेंगी जिसे वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगी। अब एक इकॉनमी में जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उस इकॉनमी की GDP उतनी ही बढ़ेगी। या तो फिर वो इस लोन से कैपिटल गुड्स खरीदेंगी जिससे इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी और उस इकॉनमी की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसीलिए ऐसे लोन्स को हम प्रोडक्टिव लोन्स मानेंगे और उस पे दिए गए इंटरेस्ट को फैक्टर इनकम कंसिडर करके नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम भी सेम है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक। ये भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया लोन माना जाएगा और इस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे।
हाँ, अगर ये इंटरेस्ट एक फर्म ने दूसरी फर्म को दिया होता तब हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते। पॉइंट नंबर 61 है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू बाय अ मोटरसाइकिल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक ऑन अ लोन टू बाय अ कार। अब ये सभी आइटम्स एक कंज्यूमर हाउसहोल्ड के मेंबर द्वारा लिए गए लोन पे दिए गए इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि कंज्यूमर हाउसहोल्ड कंज्यूमर गुड की परचेज के लिए ही लोन लेंगे, इसीलिए इस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम नहीं मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी लोन कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए गए होते हैं, ना कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। अब यहाँ पे आइटम नंबर 4 है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। अब ध्यान रहे, जब बैंक किसी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट देगा तो उसे हम फैक्टर इनकम मानेंगे, पर अगर कोई इंडिविजुअल किसी बैंक को इंटरेस्ट देगा तो उसे हम फैक्टर इनकम नहीं मानेंगे। इसकी वजह यह है कि बैंक जो लोन लेगा उसे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेगा और एक इंडिविजुअल जो लोन लेगा वो उसे कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करेगा। पॉइंट नंबर 62 है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अब यहां किसी बैंक या किसी कंपनी ने इंडिया में सिचुएटेड किसी फॉरेन कंपनी जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन एक्सेट्रा को कोई लोन दिया है जिस पे उसे इंटरेस्ट मिला है। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट किसी फर्म ने दिया है तो हम इसे फैक्टर इनकम मानेंगे, क्योंकि ये लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया लोन था और क्योंकि ये लोन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुआ है, इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। और क्योंकि ये इंटरेस्ट किसी इंडियन रेजिडेंट ने अर्न किया है, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पे संदीप गर्ग ने इसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा है। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो फिर ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं कमाया गया होता, पर क्योंकि ये इंटरेस्ट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया है, इसीलिए डोमेस्टिक इनकम का भी हिस्सा होगा। अब अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया होता, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी, तब यह फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होता और सिर्फ नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता। तब हम इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि तब यह डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाया गया नहीं होता। पॉइंट नंबर 63 है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। अब हम जानते हैं कि शेयर्स पे कमाया जाने वाला प्रॉफिट और डिबेंचर्स पे कमाए जाने वाला इंटरेस्ट फैक्टर इनकम्स होते हैं। इसकी वजह यह है कि जहां किसी कंपनी के लिए गए शेयर्स उस कंपनी में उतनी ही वैल्यू की ओनरशिप दिलवाते हैं, वहीं डिबेंचर्स एक किस्म का लोन होता है जो फर्म्स लेती है। अब शेयर्स द्वारा मिले ओनरशिप पे हमें प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स की ओनरशिप के बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है। और क्योंकि ये डिबेंचर्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन होगा और हम जानते हैं कि फर्म सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही लोन लेती है, इसीलिए उस पर दिए गए इंटरेस्ट को हम फैक्टर पेमेंट मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया इंटरेस्ट उसकी फैक्टर पेमेंट होगी और डिबेंचर के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला गया इंटरेस्ट उसकी फैक्टर इनकम होगी। पॉइंट नंबर 64 है एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस और एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू द बिल्डिंग। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा मानते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। पर अगर हम किसी भी फिक्स्ड एसेट की रिपेयर पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो फिर हम उसे कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं मानेंगे। वो एक फर्म की इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हिस्सा होगा
जिसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में 3 फ्लोर्स हैं और वो एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करती है, तो हम उसे इस फैक्ट्री का कैपिटल फॉर्मेशन मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। पर अगर वो फैक्ट्री अपने एग्जिस्टिंग फ्लोर्स की रिपेयर जैसे कि नया पेंट वगैरह करती है, तो फिर हम इस एक्सपेंडिचर को इस फैक्ट्री का इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे और उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दी गई आइटम्स जैसे कि नया घर कंस्ट्रक्ट करना या बिल्डिंग में नया फ्लोर ऐड करना कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होगा और इसीलिए हम इनको नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। यहाँ इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट का मतलब हुआ उस एसेट की वैल्यू को बढ़ाना, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 65 है स्कॉलरशिप गिवन टू एन इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स। अब स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल हैं। इन इनकम्स के बदले इनके रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है, इसलिए हम इन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है या फिर कोई फॉरेन या डोमेस्टिक कंपनी दे रही है या फिर कोई स्कूल या कॉलेज दे रहा है। ये वन वे पेमेंट का एग्जाम्पल है जिसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देगा, इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 66 है वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे एक कंपनी के शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कुछ एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि शेयर्स की सेल या परचेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार एडिशनल शेयर्स के मिलने से भी उस कंपनी के प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर और डिबेंचर सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं, इसीलिए हम इस ट्रांजैक्शन को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 67 है परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेस बाय अ हॉस्पिटल। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझें। अब यहाँ पे हॉस्पिटल की नर्सेस के लिए यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, इसीलिए ये इस हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करे, यानी कि ये इस हॉस्पिटल का बिजनेस एक्सपेंस होगा जो उसे कंपलसरी करना होगा। इसीलिए यूनिफॉर्म पे किए गए एक्सपेंडिचर को हम इस हॉस्पिटल के इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे यूनिफॉर्म डालना कंपलसरी ना हो पर वो तब भी अपने एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करे, तो उस केस में हम इसे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का हिस्सा मानेंगे और फिर नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हिस्सा होती है। पॉइंट नंबर 68 है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। अब ये पॉइंट हम ऑलरेडी पॉइंट नंबर 64 में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी प्रकार के कैपिटल एसेट्स में एडिशन या इंप्रूवमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, पर कैपिटल एसेट्स की मेंटेनेंस या रिपेयर पे किए गए एक्सपेंडिचर को हम उस फर्म का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी फर्म के पास एक ट्रक है जिससे वो अपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब जैसे जैसे ट्रक काम में यूज होता रहेगा वैसे वैसे वो रिपेयर मांगेगा। अब सपोज 1 साल के बाद ट्रक्स के टायर्स को रिप्लेस करना पड़ता है या हर 3 महीने के बाद उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, तो इसे हम ट्रक की मेंटेनेंस पे किया गया एक्सपेंडिचर मानेंगे, जो कि इस फर्म का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि कुछ सालों के बाद इस ट्रक के इंजन की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए। अब इसे हम इस ट्रक में किए जाने वाली इंप्रूवमेंट मानेंगे,
क्योंकि इंजन ओवरहॉलिंग से इस ट्रक की लाइफ कई साल और बढ़ जाएगी। इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल करेंगे। कैपिटल गुड्स की रिपेयर और इम्प्रूवमेंट के बीच के डिफरेंस को आप कुछ इस तरह भी समझे कि जहां रिपेयर करने पे किया गया खर्चा कम होगा, वहीं इम्प्रूवमेंट पे किया जाने वाला खर्चा कहीं ज़्यादा होगा। जैसे कि ट्रक के टायर्स को रिप्लेस करने का खर्चा ट्रक के इंजन को ओवरऑल करने के खर्चे से काफ़ी कम होगा। पॉइंट नंबर 69 है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स बाय जनरल गवर्नमेंट। अब ये वाला पॉइंट और पॉइंट नंबर 4 दोनों सेम है, जहां हमने नेशनल डेट इंटरेस्ट को समझा था। अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जनरल गवर्नमेंट कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेती है। अब उस पे दिए गए इंटरेस्ट को हम फैक्टर इनकम नहीं मानते हैं, इसलिए हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट फर्म यानी कि पीएसयू कोई लोन पे इंटरेस्ट देती तो उसे हम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया लोन मानते और उस पे दिए गए इंटरेस्ट को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में शामिल करते। पॉइंट नंबर 70 है फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन फार्म ओन्ड बाय फैमिली। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये पढ़ा है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी दूसरे प्रोडक्शन यूनिट के यहाँ काम करने की बजाय अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं तो उस केस में हम उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ भी हम फैमिली मेंबर्स की दी गई लेबर सर्विस की इम्प्यूटेड कॉस्ट यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ देयर वेजेस को कैलकुलेट करेंगे और उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट दी जाती फैमिली मेंबर्स केयरिंग फॉर ईच अदर इन अ कॉमन हाउस होल्ड, तो इस केस में हम ऐसी आइटम को नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कहते, क्योंकि ऐसी केयरिंग इनकम कमाने के लिए नहीं दी जाती है और ना ही इनकी वैल्यू पैसों में लगाई जा सकती है। तब हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते। पॉइंट नंबर 71 है पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म और बोनस पेड टू एम्प्लॉयज। अब फर्म्स अपने एम्प्लॉयज को बोनस कैश में देती है, इसे हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का हिस्सा मानेंगे और इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 72 है परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर। अब फार्मर एक प्रोड्यूसर है जो सिर्फ प्रोड्यूसर गुड ही खरीदेगा। हम जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर गुड या तो सिंगल यूज होते हैं यानी कि इंटरमीडिएट गुड या फिर ड्यूरेबल यूज होते हैं यानी कि कैपिटल गुड। अब ट्रैक्टर सिंगल यूज़ तो हो नहीं सकता है, इसीलिए वो ड्यूरेबल यूज़ होगा जो प्रोडक्शन में कई सालों तक यूज़ होगा बिना अपनी शेप और साइज़ को खोए। अब सभी कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं जिन्हें हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करते हैं, यानी कि इस ट्रैक्टर की परचेज को हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 73 है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइज़र बाय अ फार्मर। अब जहां पॉइंट नंबर 72 में जो ट्रैक्टर फार्मर ने ख़रीदा था वो ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड यानी कि कैपिटल गुड का एग्जाम्पल था जो उसकी फार्मिंग में सालों साल यूज़ होता बिना अपनी शेप और साइज़ खोए। वहीं फर्टिलाइज़र सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड यानी कि इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल होगा जो कि किसान अपनी खेती में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेगा और जिसकी वैल्यू इस खेत में उगे अनाज की वैल्यू में मर्ज हो जाएगी। इसीलिए हम इसे ना तो डोमेस्टिक इनकम और ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नंबर 73 है परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म और परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय अ फर्म फॉर ओन यूज़ और एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ मशीन इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट। अब यहाँ पे तीनों केसेस में एक प्रोड्यूसर कोई गुड खरीद रहा है। अब या तो वो सिंगल यूज़ होगा या फिर ड्यूरेबल यूज़। अब तीनों केसेस में ख़रीदा गया गुड सिंगल यूज़ तो हो नहीं सकता, यानी कि वो ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड होगा जिसे हम कैपिटल गुड भी कहते हैं। अब इन गुड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर गुड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल किया जाएगा।
पॉइंट नंबर 75 है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर एक फैमिली यानी कि कंज्यूमर हाउस होल्ड कर रहा है, और हम जानते हैं कि एक नए घर की परचेज को छोड़ के कंज्यूमर हाउस होल्ड द्वारा किए गया बाकी सभी एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 76 है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय अ फर्म। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। हम स्कूल को भी एक किस्म का प्रोड्यूसर बोलेंगे जो एजुकेशनल सर्विसेज सेल करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को हम प्रोड्यूसर का बिजनेस एक्सपेंस मानेंगे, यानी कि ये उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा। इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। हम इस इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस को इस प्रोड्यूसर के वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करेंगे, जिससे हमें इस प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिशन का फिगर मिलेगा, और उसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक कंज्यूमर हाउस होल्ड यूज़ करता तो फिर हम उसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा मानते और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते। पॉइंट नंबर 77 है डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स। अब हम जानते हैं कि डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से मिलता है। इसीलिए हम इसे भी फैक्टर इनकम मानेंगे और नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 78 है फेस्टिवल गिफ्ट्स फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। अब हम जानते हैं कि सभी प्रकार के गिफ्ट्स ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम होते हैं, क्योंकि इसके बदले इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल नहीं करेंगे। अब ध्यान रहे, भले ही ये गिफ्ट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है, पर हम इसे वेजेस एंड सैलरी का हिस्सा नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे गिफ्ट साल में एक या दो बारी ही दिए जाते हैं और इनका देना भी कंपलसरी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 79 है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयज़। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉई अपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी से ही करेगा, और हम उसकी सैलरी को ऑलरेडी इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल कर चुके होते हैं अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसे फिर से शामिल करने से नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। हाँ, अगर ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसका एम्प्लॉयर ने किया होता तो तब हम उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हिस्सा मान के नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते, क्योंकि ऐसा कंट्रीब्यूशन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड के अलावा किया जाता है। पॉइंट नंबर 80 है एडिशन टू स्टॉक्स ड्यूरिंग अ ईयर। अब यहाँ पे एडिशन टू स्टॉक्स दिया गया है, ना कि एडिशन इन प्राइसेस ऑफ स्टॉक। एडिशन इन स्टॉक्स का मतलब हुआ स्टॉक्स की क्वांटिटी में इंक्रीज होना। अब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, और हम जानते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम चेंज इन स्टॉक्स भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होता है। इसीलिए हम इसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। अब अगर हमें यहाँ पे दिया जाता इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक, तो फिर ये कैपिटल गेन का एग्जाम्पल होता, जिसे हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हम इसे पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 81 है पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म। अब ये सिंपल है। हम जानते हैं सभी प्रकार के टैक्सेस कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इन टैक्सेस के बदले गवर्नमेंट इनके गिवर को कोई प्रोडक्टिव सर्विस देने का प्रॉमिस नहीं करती है। तो दोस्तों, यहाँ हमने संदीप गर्ग में दिए गए सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब यहाँ मैं एक और क्वेश्चन को ऐड करना चाहता हूँ। ये साल 2022 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। यानी कि हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगी। अब पहली स्टेटमेंट है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम जानते हैं कि शेयर्स की सेल और परचेज को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं,
क्योंकि इनकी सेल परचेज से सिर्फ इनकी ओनरशिप चेंज होती है और इकॉनमी के एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे इनका कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए इस आइटम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर बी है सैलरीज पेड बाय द फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, पर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं बल्कि फ्रांस की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। अब इसके अंदर जो लोकल वर्कर्स काम करते हैं वो ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन्स या नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, यानी कि इस एम्बेसी में इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो सैलरी कमाएंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाया जाने वाला फैक्टर इनकम होगा, जिसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। और क्योंकि ये इनकम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कमा रहे हैं, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर सी है कॉम्पनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड। अब ये सिंपल है, ये कॉम्पनसेशन ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसके बदले इनका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देंगे, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, स्टेटमेंट बी को हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने ऐसी स्टेटमेंट्स को स्टडी किया है जो या तो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल होती हैं या फिर दोनों से ही एक्सक्लूड की जाती हैं। इनमें से कुछ आइटम्स ही ऐसी हैं जो सिर्फ नेशनल इनकम में ही शामिल होती हैं पर डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूड की जाती हैं। ये आइटम्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के एग्जाम्पल्स होते हैं, और कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में शामिल होती हैं और नेशनल इनकम से एक्सक्लूड की जाती हैं। ये आइटम्स फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड के एग्जाम्पल्स होती हैं। अब सेक्शन 4.7 में हम उन आइटम्स को डिस्कस करते हैं जो या तो डोमेस्टिक इनकम में शामिल की जाती हैं या फिर उससे एक्सक्लूड की जाती हैं। अब इनमें से भी मेजॉरिटी आइटम्स वो होंगी जो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल होंगी या फिर दोनों से एक्सक्लूड की जाएंगी। यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली आइटम्स वही होंगी जो या तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होंगी, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएंगी, या फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का हिस्सा होंगी और डोमेस्टिक इनकम में शामिल की जाएंगी। अब डोमेस्टिक इनकम की आइटम्स को लेके आप ये गोल्डन रूल को हमेशा याद रखें। अगर कोई आइटम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई होगी तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे कोई इंडियन रेजिडेंट करता है या फिर कोई फॉरेनर। और अगर कोई आइटम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर होगी तो फिर हम उसे डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं मानेंगे, भले ही उसे किसी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने की हो। अब इस गोल्डन रूल को लेकर हम दी गई आइटम्स को समझते हैं कि क्या वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगी या फिर नहीं। ध्यान रहे, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ये बताना है कि दी गई आइटम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है या नहीं, तो ज़्यादातर आइटम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेके होंगी। अब यहाँ पर पहली दी गई आइटम है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया और प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। अब यहाँ फॉरेन बैंक की ब्रांचेस ने प्रॉफिट इंडिया के अंदर कमाया है, यानी कि ये डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये प्रॉफिट किसी इंडियन रेजिडेंट ने कमाया है या फिर किसी फॉरेनर ने। ये आइटम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का हिस्सा है और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। अगला पॉइंट है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। अब यहाँ पे प्रॉफिट कमाया तो एक इंडियन रेजिडेंट ने है, पर उसने ये प्रॉफिट सिंगापुर में कमाया है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं मानेंगे। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल है और नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ क्योंकि प्रॉफिट इंडिया के अंदर कमाया गया है, इसीलिए वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगा। अगेन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे किसी इंडियन रेजिडेंट ने कमाया है
या फिर किसी नॉन रेजिडेंट ने। पॉइंट नंबर 4 है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान और प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज। अब क्योंकि यह प्रॉफिट इंडिया के बाहर कमाया गया है इसीलिए ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगा। हाँ, पर क्योंकि इस प्रॉफिट को इंडियन रेजिडेंट कंपनीज और बैंक्स ने कमाया है इसीलिए ये नेशनल इनकम का हिस्सा ज़रूर होगा। पॉइंट नंबर 5 है रेंट रिसीव बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन। अब इस रेंट को कमाया तो एक इंडियन ने है पर उसने ये रेंट उस बिल्डिंग पे कमाया है जो लंदन में है, यानी कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, इसीलिए ये इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगी। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल है और इसे हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू द रेजिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब यहाँ हमें यह बताना है कि इंडिया की जो जापान में एम्बेसी है उसमें काम करने वाले लोकल जापानीज रेजिडेंट्स को जो सैलरी मिलती है वो क्या हमारी डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी या फिर नहीं। अब हम जानते हैं कि इंडिया से बाहर हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती हैं। अब इसमें जो भी सैलरी जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का ही हिस्सा होगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे कोई इंडियन कमाए या फिर फॉरेनर, इसीलिए ये आइटम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानी जाएगी। ये बेसिकली फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का एग्जाम्पल होगा। पॉइंट नंबर 7 है रेंट रिसीव बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब रशियन एम्बेसी रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी, भले ही वो एम्बेसी इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। अब इस पे कमाया गया रेंट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई गई फैक्टर इनकम मानी जाएगी, इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगी। ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल है और नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी। पॉइंट नंबर 8 है सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब यहाँ पे रशियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगी, इसीलिए उसमें काम करने वाले लोकल इंडियंस जो सैलरी कमाएंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर से कमाई जाने वाली फैक्टर इनकम मानी जाएगी, इसीलिए ये सैलरी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगी। हाँ, इसे हम हमारी नेशनल इनकम में शामिल ज़रूर करेंगे क्योंकि ये सैलरी इंडियन रेजिडेंट्स ने कमाई है। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल होगी। पॉइंट नंबर 9 है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन द पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। अब यहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी है तो इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, पर हम उसे इंडिया की डोमेस्टिक यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं मानेंगे, इसीलिए इसमें जो इंडियन सिटीजन्स काम करेंगे उनके द्वारा कमाया गया प्रॉफिट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाया गया फैक्टर इनकम माना जाएगा और इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगा। अगेन ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा होगा और नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट इंडिया के रेजिडेंट्स ने कमाया है। पॉइंट नंबर 10 है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कोई भी फैक्टर इनकम जो अब्रॉड यानी कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से कमाई जाएगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगी। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम का हिस्सा होती है और फैक्टर इनकम अर्न टू अब्रॉड डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होती है। तो अगर यहाँ पर हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया गया होता तो फिर हम उसे डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा मानते क्योंकि वो इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई होती है। पॉइंट नंबर 11 है स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये वो आइटम्स की कैटेगरी में आती है जो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं होगी क्योंकि स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल होती है जिसके बदले उसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। पॉइंट नंबर 12 है एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशंस बाय गवर्नमेंट। अब ओल्ड एज पेंशंस भी ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल है जिसके बदले उसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देगा, इसीलिए ये आइटम ना तो डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी और ना ही नेशनल इनकम में। पॉइंट नंबर 13 है पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म। अब बोनस वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट होगा जो कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हिस्सा होती है,
इसे हम इनकम मेथड से डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 14 है कंसल्टेंसी फी पे टू अ फॉरेन एक्सपर्ट। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब अगर ये फॉरेन एक्सपर्ट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो फिर हम इसको डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट द्वारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमाई गई इनकम होगी, यानी कि ये फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का हिस्सा मानी जाएगी। और अगर ये फॉरेनर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो फिर हम इसे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉरेनर ना तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और ना ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमा रहा होगा। पॉइंट नंबर 15 है फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। हम फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इत्यादि की सेल परचेज को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं और इनकी सेल और परचेज से इकॉनमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे दो बातें ध्यान देने की हैं। इन फाइनेंशियल एसेट्स की सेल और परचेज पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उन्हें भी हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट या लॉस को हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। हाँ, इन शेयर्स पे कमाया गया डिविडेंड और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे कमाए गए इंटरेस्ट को हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि इन्हें फर्म्स अपने कमाए गए फैक्टर इनकम में से देती हैं। पॉइंट नंबर 16 है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय अ फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये फॉरेन कंपनी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है, इसीलिए वो जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देगी उसे हम डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा मानेंगे। पॉइंट नंबर 17 है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया टू रेजिडेंट इंडियंस। अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक फॉरेन कंपनी नहीं बल्कि एक फॉरेन एम्बेसी दे रही है। अब अमेरिका की एम्बेसी इंडिया की नहीं बल्कि अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी, इसीलिए उसके द्वारा दिया गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होगा। इसे हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि इसे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाया है। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जाम्पल होगी। पॉइंट नंबर 18 है अर्निंग्स ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक्स ब्रांच लोकेटेड इन चेन्नई। अब यहाँ पे बैंक तो फॉरेन का है, पर वो अर्निंग्स इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से कमा रहा है, क्योंकि चेन्नई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सिचुएटेड है, इसीलिए हम उसे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा मानेंगे। पॉइंट नंबर 19 है ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ एन ओल्ड कार। अब जहां हम सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में शामिल नहीं करते हैं, वहीं उस पर ब्रोकर द्वारा कमाया गया कमीशन या ब्रोकरेज को हम शामिल करते हैं, क्योंकि ये उसको प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में मिली गई कमीशन होती है। तो इस आइटम को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल करेंगे। पॉइंट नंबर 20 है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ कंपनी पार्टली ओन्ड बाय रेजिडेंट्स एंड पार्टली ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स एंड लोकेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी को कौन ओन कर रहा है, जब तक वो प्रॉफिट इंडिया के अंदर कमा रही है तब तक वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा होगी। इसीलिए इस आइटम को हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर 21 है सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ्स। अब इसे हम डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल नहीं करेंगे और नेशनल इनकम में भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। हाउसवाइफ जो घर के अंदर सर्विसेज देती हैं, जैसे कि खाना बनाना या फिर घर की साफ सफाई करना, वो ये काम लव और अफेक्शन से करती हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। हम ऐसी सर्विसेज को पैसों में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये सर्विसेज कोई मेड या सर्वेंट देता है तो फिर हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसके बदले उन्हें सैलरी मिलेगी। पॉइंट नंबर 22 है कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स का मतलब होता है एसेट्स की प्राइस में इंक्रीज होना,
अब हमने ये पढ़ा है कि हम कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस दोनों को ही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे इकॉनमी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ता है। हमने कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है। पॉइंट नंबर 23 है विंडफॉल गेन्स। हम इसे भी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी इनकम बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को दिए मिलती है। विंडफॉल गेन जैसे लॉटरी लग जाना या हॉर्स रेस में जीतना अच्छी किस्मत की बात होती है। इसका गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। पॉइंट नंबर 24 है रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। अब हम जानते हैं कि रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड पीपल टू पीपल ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल है। इसके बदले इसका रिसीवर कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है, इसीलिए हम इसे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 25 है एन इंडियन ओन्ड एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई। अब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया सिर्फ उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं होती है। इसमें कुछ और आइटम्स जैसे कि उस देश की एम्बेसीज भी इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा उस देश के रेजिडेंट्स द्वारा ओन्ड एरोप्लेन्स या शिपिंग वेसल्स, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेट कर रहे हों, उन्हें भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है। अब यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट द्वारा ओन्ड एरोप्लेन सिंगापुर और दुबई के बीच ऑपरेट तो कर रहे हैं, पर वो माने जाएंगे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा। इसीलिए उसके द्वारा कमाई इनकम को भी हम डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा मानेंगे। पॉइंट नंबर 26 है गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज ऑन इंडिपेंडेंस डे। हमने ये पॉइंट नेशनल इनकम में भी पढ़ा था कि ऐसे गिफ्ट्स जो खास ओकेजन्स पे दिए जाते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स या ट्रांसफ़र इनकम्स का एग्जाम्पल होते हैं, जिन्हें हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इन गिफ्ट्स के बदले इनका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। पॉइंट नंबर 27 है परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट्स। अब फॉरेन टूरिस्ट जो भी सामान हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से खरीदेंगे उन्हें हम हमारे एक्सपोर्ट्स का हिस्सा मानेंगे, क्योंकि वो सामान हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। तो इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से हमारी जीडीपी एमपी यानी कि डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा मानेंगे। पॉइंट नंबर 28 है पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय अ फर्म। अब हम इस पॉइंट को भी नेशनल इनकम वाले सेक्शन में कवर कर चुके हैं। फर्म जो फीस अपने सीए या लॉयर को उनकी सर्विसेज के बदले देगी वो उसका बिजनेस एक्सपेंस यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट मानी जाएगी, जिसे हम उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे उसकी वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि हम इस एक्सपेंस को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता फीस अर्नड बाय अ सीए या फीस अर्नड बाय अ लॉयर, तो फिर हम उसे इस सीए या लॉयर की प्रोडक्टिव सर्विस के बदले कमाई गई फैक्टर इनकम मानते और उसे इनकम मेथड से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल करते। और अगर यहाँ पर दी गई स्टेटमेंट होती पेमेंट ऑफ फीस टू अ डॉक्टर बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो फिर यहाँ हम इसे इस हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानते, क्योंकि डॉक्टर्स, लॉयर्स इत्यादि की सर्विसेज भी कंज्यूमर गुड्स का हिस्सा होती हैं। इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम इस हाउस होल्ड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानते और एक्सपेंडिचर मेथड से डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करते। पॉइंट नंबर 29 है कंपनसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड वर्कर। अब इसे हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल है। इस कंपनसेशन को मिलने के बदले में इसका रिसीवर कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देगा। पॉइंट नंबर 30 है फाइनेंशियल एड्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर फेनी साइक्लोन। अब यहाँ पे मिली गई फाइनेंशियल एड भी ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल है, जिसके बदले इसका रिसीवर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। इसीलिए हम इसे भी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 31 है परचेजेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने बाहर से सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट की है।
अब यहाँ पे ध्यान रहे कि हम इस एंट्री को इसीलिए डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी इंपोर्ट्स का पार्ट होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं। अब अगर आप कहें कि हम इस आइटम को इसीलिए भी डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड हैंड आइटम है, तो आपका आंसर तो ठीक होगा पर रीज़न गलत होगा। ये मशीनरी सेकेंड हैंड गुड उस कंट्री के लिए है जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुई थी, पर हमारे लिए तो ये फर्स्ट हैंड गुड होगा क्योंकि इसकी एंट्री अब से पहले हमारी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में नहीं हुई थी। पर क्योंकि हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं और हम इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए हम इस एंट्री को डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के थोड़े से लंबे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसी कुछ और आइटम्स हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में मिलेगी जिसे हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। मुझे यकीन है हमने आज जो स्टडी किया है वो सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शंस 4.8 और 4.9 को कवर करेंगे जो कि नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी और जीडीपी एंड वेलफेयर पे होगा। उसके बाद हम इस चैप्टर में दिए गए सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर इस चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।